क्लेश हो गया दोबारा इंडो पैसिफिक में। उसके अलावा एक बड़ा वियर्ड किस्म का वेपन यूज हुआ अफगानिस्तान में, कोई मिसाइल, सो कॉल्ड काटने वाली मिसाइल टाइप, मतलब एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। ऐसी कुछ दो चार खबरें थी काम की। यूक्रेन रशिया के बीच बातचीत हो रही है। कल हुई थी वो बातचीत, मतलब वो जो, नहीं कल तू ना क्लास नहीं आया, नीचे घूम रहा था कल और परसों। परसों नहीं आया था फिर, है ना, परसों नीचे मिला था मुझे तो। ठीक है। हाँ, यूक्रेन रशिया के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हुई है। एक लड़ाई ठंडी पड़ती दिख रही है तो दूसरी शुरू होती हुई दिख रही है, दैट इज चाइना यूएसए। और यहाँ जो सेंटर फोकस कंट्री दैट इज ताइवान। तो कल के डाउट्स हैं कोई? अभी मुझसे बात कर लो आपस में, तो आप करते ही रहोगे। कल के डाउट्स हैं कोई? नहीं? ठीक है जी। तो वैसे रेटोरिकल क्वेश्चन हो गया, डाउट्स तो पूछते नहीं हो आप, बहुत टाइम से रेटोरिकल है। तो पहली न्यूज है, हम लोग बात करेंगे दैट इज कि रीसेंट जो कल का इशू हुआ कहाँ पे, ताइवान में। न्यूज तो आपने देख ली होगी, हेडलाइन लगभग हर जगह फ्लैश हो रही है और डर हो चुका है कि चाइना ताइवान पे हमला करेगा प्रेजेंटली ना। अब ये हुआ कि इस बात पे कि यूएसए के हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी लोकसभा मान लीजिए आप, वहां के स्पीकर ताइवान आए हैं जिसके चाइना खिलाफ था। ठीक है। चाइना और ताइवान की आपस में एक पुरानी दुश्मनी है जिसके चलते चाइना नहीं चाहता कि ताइवान को कोई एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करे। और यूएस के प्रेसिडेंट नहीं आए, यानी कि प्रेसिडेंट के डेलीगेट भी नहीं आए, यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं उन्होंने विजिट किया है ताइवान को, जिसके चलते चाइना जो है वो अपने फ्यूरियस मूड में दिख रहा है। चाइना ने ताइवान पे इकोनॉमिक पाबंदियां भी लगा दी हैं, सैंक्शंस जिनको बोलते हैं। और डर हो चुका है ताइवान में, तो पिछले एक महीने से देवर गेटिंग रेडी, उन्होंने वो मैनुअल्स बांट दिए थे, है ना। पता लगे यहाँ सरकारी ऑफिस के लोग आए और आपको दिखाएं कि कैसे इधर कॉर्नर में एक बंकर बना है, अगर बम गिरेगा तो वहां जाके घुसना है, कैसे खाना रखना है। तो वो मैनुअल्स उन्होंने ऑलरेडी अपनी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ड्रिल्स भी हो चुकी हैं कि अगर अटैक होता है तो छुपना कैसे है। आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड देयर, तो इंजीनियर है वो, तो उनकी कंपनी में आके बहुत बार ड्रिल हो चुका है कि छुपना कैसे है जब हमला होगा। दे वर लाइक गेटिंग रेडी। तो अभी हमें, बहुत बुरी बात है वैसे कि दुनिया भर में दोबारा से वही वर्ल्ड वॉर 2 के हालात दिखने शुरू हो गए हैं जैसे तब शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 जो है हिटलर के द्वारा शुरू नहीं किया गया था जैसा अपेरेंटली था, उससे मच बिफोर इस तरीके के छोटे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, जिनमें से पहला कन्फ्लिक्ट जापान ने स्टार्ट किया था चाइना पे हमला करके 1937 में। उसकी बात भी हम लोग करेंगे। सिमिलरली आजकल वो प्री वॉर के ये जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं उस तरीके से दिखना शुरू हो गए। वैसी ही पुरानी अगर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता है तो ऐसी ग्लिम्पसेस हमने पहले भी देखी है हिस्ट्री में, विच इज लाइक अ बैड फॉर ह्यूमैनिटी एज अ रेस। तो हमें अब, चलो वो बहुत डरावनी बात होगी, हमें पेपर देना है, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं और वहां पे बेसिक आइडिया मुझे देना है कि ये चाइना ताइवान का जो इशू है ये कितना पुराना है, क्या कहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली, सो दैट कि आपको बार बार यूट्यूब की वीडियो ना देखनी पड़े इस इशू पे। ठीक है। तो ये जो ओवरऑल बात है, मैं बहुत बार आपको बताता हूं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अभी दो ही प्रॉब्लम्स जो मेजॉरिटी में दिखती है। पहले वाली है यूराशिया में, दैट इज यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट है, उसमें भी यूएसए और रशिया जो मेन पावर्स हैं, बाकी सारे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे उसकी जड़ें हैं जो 2829 यूरोपियन देशों से जुड़ती हैं और हेंस पूरे ग्लोब से जुड़ती हैं, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इकोनॉमिकली हम लोग इंटीग्रेटेड हैं। तो वो दुनिया भर में ऑयल का जो क्राइसिस है, फूड का जो क्राइसिस है, वो वहीं से आता है, यूराशिया की क्राइसिस से आता है। सेकेंड जो डर था वो था इंडो पैसिफिक के रीजन में, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग इंडो पैसिफिक कहते हैं, है ना, इंडियन ओशियन का एरिया और पैसिफिक ओशियन का। इंडो पैसिफिक में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो चाइना का बढ़ता हुआ स्वामित्व था इस एरिया में या बाकी सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि ये बहुत सारी कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वन बेल्ट वन रोड के चलते या मैरीटाइम सिल्क रोड के चलते। बहुत सारी कंट्रीज के जो क्लेम्ड टेरिटरीज हैं उनको ये क्लेम कर रहे हैं 9 डैश लाइन या इस तरीके के मैप्स दिखा के। तो वो काम इंडो पैसिफिक में हो रहा है जिसके खिलाफ यूएसए नहीं चाहता कि किसी और
वर्ल्ड पावर का जन्म हो, या कोई ऐसी हेजेमोनिकल पावर जो आने वाले टाइम में यूएस के इंटरेस्ट्स सबसे पहले और बाद में दुनिया भर के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, इस वजह से वो ऊपर रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट नाउ एक ही क्लेम्ड वर्ल्ड पावर है, दैट इज यूएसए, जो कहीं भी जाके अपनी टांग उड़ा रहा है अपने इंटरेस्ट को प्राइम रखते हुए। फिर वो सेकेंडरी इंटरेस्ट उनके आते हैं कि ह्यूमैनिटी, ट्रेड, इन इकोनॉमी वगैरह वगैरह। राइट, तो एज ऑफ नाउ जो इशू है, जो ट्रिगर हुआ, इंडो पैसिफिक में बहुत सारे इश्यूज हैं। वियतनाम का इशू है, इंडिया का भी इशू है, चाइनीज वेसल्स वहां पे घूमती हैं, अमेरिकन वेसल्स को आंखें दिखाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने की बात है, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन प्रेजेंटली जो इशू ट्रिगर कर रहा है यहाँ पे वो है ताइवान का, कि चाइना और ताइवान की जो दुश्मनी है वो कैसे है। अब ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना का जो ऑफिशियल नाम है दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी बोलते हैं, है ना। ताइवान भी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक टाइम था जब ये एक ही कंट्री था। तो वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विशली हमें देखना है। किसी को आइडिया है कैसे हुआ पिछले 100 साल में? तो मैं हल्का सा चार्टिंग कर देता हूँ। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे लगता है चाइनीज रेवोल्यूशन एज अ टॉपिक हमें मेजरली पढ़ना चाहिए, बट ये अब न्यूज में चल रहा है तो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जांच पड़ताल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इस पे पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चाइनीज हिस्ट्री ना वैसे ही कॉम्प्लेक्स है। पता है क्यों कॉम्प्लेक्स है? इनके नाम नहीं याद होते, ना इनके नाम समझ आते हैं, सेम सेम होते हैं सारे, तो इसलिए भी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, हमारे सिलेबस में कोई मेजर पार्ट है नहीं। अब करंट में चल रहा है तो करंट में आपको एक ब्रॉड सी कहानी लाइन, स्टोरी लाइन पता हो कि हो क्या रहा है, बस इतना सा, तो उस हिसाब से देखना है। तो प्रिलूड जो इसका है वो स्टार्ट होता है चाइना में 1912 तक। चाइना आप पाओगे, अगर वैसे भी इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारी चीजें क्लैश करती हैं, तो चाइना मोनार्की था, डायनेस्टिकल मोनार्कीज होती थी। मोनार्की जैसे हमारे इधर मोनार्क्स थे, मुगल्स थे ना, डायनेस्टीज होती है ना, जो कि जिनका रूलर जो है हेरिडिटेरी रहता है, फैमिलीज रूल करती हैं। तो लास्ट डायनेस्टी थी जो चाइना को रूल करने वाली, दैट वाज क्विंग डायनेस्टी। इनका रूल 1911 तक चला। 1911 में लोग इनके खिलाफ हो गए, इनके खिलाफ रेवोल्यूशन हुआ, और वो दिन था जब चाइना में मोनार्किकल रूल खत्म होके यहाँ रिपब्लिकन रूल आया। रिपब्लिक वो स्टेट होता है जहां का जो हेड है वो हेरिडिटेरी नहीं रहता, है ना। इंडिया भी रिपब्लिक है, तो चाइना रिपब्लिक बना 1911 के रेवोल्यूशन के बाद। तो यहां से कहानी शुरू होती है। 1911 का जो रेवोल्यूशन है उसको चाइना भी बहुत धूमधाम से मनाता है। 10 अक्टूबर के आसपास की डेट्स रहती हैं। चाइना भी क्लेम करता है कि यस यही हमारा फाउंडेशन डे था, जो मेनलैंड चाइना है। ताइवान भी उसको मनाता है, जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं ना, 15 अगस्त या 26 जनवरी, ऐसे इनके वो नेशनल डेज उसी 1911 की रेवोल्यूशन की डेट्स पे टिके। तो यहां से इनके जो मोनार्किकल हेड्स थे उनका एरा खत्म होता है, और इनकी सो कॉल्ड रिपब्लिक रूलर्स जो हैं वो आगे आते हैं। और उस रेवोल्यूशन के जो 1911 का रेवोल्यूशन था, जिनहाई रेवोल्यूशन कहते हैं। जिनहाई रेवोल्यूशन ने लगभग 2000 साल पुरानी चली आ रही मोनार्किकल प्रथा को खत्म करते हुए यहाँ रिपब्लिक का रूल किया। और वहां एक लीडर थे, नाम मत याद करना इनका, वैसे काफी पॉपुलर लीडर है, सुन यात सेन। सुन यात सेन उस 1911 में होने वाले रेवोल्यूशन के मेन लीडर थे। इन्होंने ही उस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया था, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। और उस रेवोल्यूशन के बाद ठीक 1 साल बाद इनको प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक बना दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट? रिपब्लिक ऑफ चाइना। उस टाइम पूरे का नाम ही रिपब्लिक ऑफ चाइना था। ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं 1 साल बाद 1912 में। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी पार्टी, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम पहले टॉनमेंग हुई था, उसके बाद उन्होंने कुमेंटांग करके कर दिया। आप केएमटी नाम रख सकते हैं ना, केएमटी इनकी पार्टी का नाम था, पॉलिटिकल पार्टी जिससे बिलोंग करते थे। अर्लियर उसका नाम यूनाइटेड लीग था, उसके बाद इन्होंने इसका नाम केएमटी रखा। उसमें भी कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स रहे, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब ठीक ठाक काम चल रहा था। रेवोल्यूशन के बाद चाइना जो था वैसे ही, मतलब इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं था, आज भी नहीं है, हालांकि उस टाइम प्रिमिटिव स्टेज की कंट्री था। और कुछ इंटरनेशनल इंटरफेरेंसेस भी रहे थे। अगर आप आज का वियतनाम या लाओस जैसी कंट्रीज देखते हैं तो इनको फ्रेंच इंडो चाइना बोलते थे। तो फ्रेंच इंटरवेंशन काफी था इस एरिया में उस टाइम।
कॉलोनाइजेशन का पीरियड है ना, हम भी तो ब्रिटिश इंडिया थे, है ना। म्यांमार भी तो बर्मा होता था, ब्रिटिश ब्रिटिश अंडर था। जो साउथ ईस्ट एशिया वो पूरा लगभग फ्रांस था, फ्रेंच इंडो चाइना बोलते थे उनको, फ्रेंच बेस्ड कॉलोनीज थी। या जापान का बहुत बड़ा प्रभुत्व होता था उस एरिया में, जापान काफी स्ट्रांग मोनार्की के अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे। तो ये उतना पॉपुलर या उतने फेमस जैसे आज चाइना को देखते इतनी बड़ी पावर नहीं था। मिंग क्विंग डायनेस्टीज भी डिक्लाइन हो चुकी थी। तो मीनवाइल ये जो लोग थे इनको बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। जो प्रो डायनेस्टिक रूल ग्रुप्स बन गए या वॉर लॉर्ड्स बन गए, उनके खिलाफ ये इंटरनली लड़ रहे थे। या नदरन पार्ट ऑफ जो चाइना है, जो मंचूरिया का एरिया है या और नदरन एरियाज है, वहां पे छोटे छोटे रिबेलियन इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो रहे थे। और होता क्या है, इवेंचुअली ये जो पर्सन है इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत क्रिस्मेटिक लीडर थे, लोगों को पीछे लगाया, पॉपुलर लीडर थे। 1925 वाज द टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी डेथ के बाद इनके सक्सेसर आते हैं। इनके जो सक्सेसर आते हैं उनका नाम था चियांग काई शेक। ये काफी फेमस पर्सनालिटी रहे थ्रू आउट दी चाइनीज जो रेवोल्यूशन या सिविल वॉर हुआ। चियांग काई शेक आप शायद पढ़ोगे भी आगे, कभी मौका मिले आपको चाइनीज हिस्ट्री पढ़ने का। तो चियांग काई शेक जब आए तो इनका जो मेन ध्यान था, अब ये वो टाइम है 20वीं सदी का, 1920s वाज द टाइम। दुनिया भर में एक पॉलिटिकल चेंज आया। एक तो चलो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, एक और पॉलिटिकल चेंज आया। वो क्या था? कार्ल मार्क्स के बारे में कौन कौन जानता है? हु वाज कार्ल मार्क्स? कम्युनिस्ट आइडियोलॉग थे, जर्मन कम्युनिस्ट फिलोसफर थे। लीडर तो चलो पॉलिटिकल लीडर तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास ही नहीं रखते थे। कार्ल मार्क्स जर्मन फिलोसफर थे, सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, फिलोसफर कह सकते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स का मानना था कि प्रेजेंट जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। मास प्रोडक्शन जो है, हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज बड़ी बड़ी किताबों में लिखा, दास कैपिटल जैसी बुक्स में लिखा, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्यून शब्द का इस्तेमाल हुआ कि कम्युनिज्म होना चाहिए। कम्युनिज्म की किसी का कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट पर्सनल नहीं है, इट इज बीइंग ऑन्ड बाय अ कम्युनिटी। उसको पॉलिटिकली कैसे इंपोज करना है कि दुनिया भर में बहुत 1% लोग हैं अमीर जो लगभग सारे एसेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी पिस रहे हैं। उनका मानना था कि सभी बराबर होने चाहिए, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, आसान भाषा में ना। हालांकि उनकी थ्योरीज बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी थी। तो 1920s वाज द टाइम। हालांकि वो 19वीं सदी में थे, कार्ल मार्क्स जा चुके थे 1920 में, वो जिंदा नहीं थे। उसका प्रैक्टिकल वर्जन जो देखने को मिला वो मिला रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जो 1917 का रशियन रेवोल्यूशन था। तो इट लेड टू द बर्थ ऑफ लेनिन बेस्ड पॉलिटिक्स। तो रशियन पॉलिटिक्स में एक कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजीज बेस्ड कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन होता है। कम्युनिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसकी कामना कभी कार्ल मार्क्स ने करी थी कि सोसाइटी जो है वो क्लासलेस हो जाएगी, सोसाइटी जो है वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। वो कैसे अचीव करना है, उसके लिए लेनिन ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। वो जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रशिया में दिखा। अब वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे मल्टीपल फेजेस में, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में, हर एक तरीके से। अब ऐसे कम्युनिस्ट भी थे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते थे, ऐसे कम्युनिस्ट थे जो पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करते थे, ऐसे कम्युनिस्ट भी थे जो कहते थे रेवोल्यूशन ही करना है, सब कुछ तहस नहस करके डिस्ट्रॉय कर देना है, जिनके पास पावर है उसको गोली मार देनी है, उसको छीन छीन के लोगों में बांट देना है। तो हर एक आइडियोलॉजी, हर एक एक्सट्रीमिस्ट भी आए, मॉडरेट भी आए, प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग भी आए। तो ये आइडियोलॉजी रशिया से लगभग सारे दुनिया भर में फैली। वहां से फैलते हुए चाइना भी आई। तो 1920s में दो चीजें हुई, एक तो इनका जो केएमटी के लीडर थे उनकी मृत्यु हुई, और दूसरा चाइना में वो कम्युनिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी आनी शुरू हुई। नेशनलिस्ट इस पार्टी के आइडियोलॉजी से कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स इंटायरली न्यू है। कम्युनिटी यानी कि कलेक्टिव ऑनरशिप करनी है हर एक चीज की, हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह नहीं करना। तो उनके आइडियोलॉजीज पे चलने वाले लोग हैं। अब चियांग काई शेक के सामने दो चैलेंज थे। पहला चैलेंज कि देश भर में होने वाले रिबेलियन जो इनके खिलाफ हो रहे थे, जो वॉर लॉर्ड्स बने थे। वॉर लॉर्ड्स कब बने थे? जब 1911 के रेवोल्यूशन में किंग के खिलाफ लड़ रहे थे।
वो वॉरलॉर्ड्स अब भी अपने एरिया में बैठे थे, कोई छोटे कबीले बना के बैठा है, जैसे इस एरिया में एक बंदा कब्जे बैठा हो कि मेरी सारी पावर चलती है, वहां सरकार की फोर्सेस को एंटर नहीं होने दिया जा रहा। तो वो छोटे रिबिलियन थे, प्लस देश में बढ़ती हुई कम्युनिस्ट्स की जो पॉपुलैरिटी थी। अर्लियर जो केएमटी था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, कम्युनिस्ट सीपीसी बोलते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो बन गई थी 1920s में। भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में बनी है। हमारी भी आज की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हालांकि उसके बहुत फेज हो गए ना, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई लेनिनिस्ट है, कोई नक्सलबारी वाले नक्सल्स हैं जो भी हथियार उठा के घूम रहे हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम में भी है। तो हर देश में बनी, इनकी भी 1920 में बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और उन्होंने इनिशियली अलियांस करा पिछले वाले जो सुनियत सेन उनके साथ। तो केएमटी और सीसीपी हैंड इन हैंड चले थोड़ा टाइम। जब 1925 में इनके नए लीडर आए चांग काई शेक, इनको लगा कि मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, कम्युनिस्ट्स की ज्यादा हो रही है, तो इन्होंने वॉरलॉर्ड्स के साथ साथ कम्युनिस्ट्स को भी एलिमिनेट करना शुरू कर दिया अपने तरीके से। कोई भीड़ में मारा जा रहा है, जिनसे धीरे धीरे पोजीशन छीनी जा रही है। तो ये वो टाइम था जब नदरन एक्सपीडिशन जो वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ चला, तो इनका ओवरऑल जो अलियांस था वो टूट गया। केएमटी और सीसीपी का जो अलियांस चल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया। इट लेड टू दी स्टार्ट ऑफ अ सिविल वॉर इन चाइना। अब दो फैक्शंस है, कम्युनिस्ट फैक्शन है, एक केएमटी का फैक्शन है। देयर इज नो मोनार्की, देयर इज नो किंग। एक पार्टी रूल कर रही है, एक पार्टी रूल से बाहर है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सिविल वॉर की कंडीशन है। पहले इंटरमिटेंट था, इंटरमिटेंट यानी कि थोड़ी बहुत लोकेशंस पे लड़ रहे हैं, कहीं ठीक भी है, कहीं लड़ रहे हैं, हल्की फुल्की लड़ाई इनमें चल रही है। इंटायरली ना तो ये बहुत बड़ा रिबेलियन कर पा रहे हैं, ना ही ये इंटायरली इसको कंटेन कर पा रहे हैं। चाइनीज सिविल वॉर जैसे वो सुलगती हुई आग नहीं होती, वैसे थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था, चल रहा था। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच नदरन एरियाज में जब इसको कंटेन करने की कोशिश करी जाती है, कम्युनिस्ट बेस्ड जो रिबेलियन था उसको कंटेन करने की कोशिश करती है, जापान को ये अपॉर्चुनिटी दिखा और जापान ने मंचूरिया पे हमला कर दिया। यस, मंचूरिया एक जगह है, मंचूरियन सिर्फ खाने की चीज नहीं है, मंचूरिया एक जगह है नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, नॉर्थ ईस्ट चाइना। तो जापानीज फोर्सेस जो हैं वो कोरिया तो जीत ही चुके थे, तो वो मंचूरिया एंटर कर जाते हैं इसी 1937 का पीरियड। एंड दिस वाज द अर्लीस्ट साइंस ऑफ कि अब दोबारा लड़ाई होगी, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला। अभी हिटलर सीन में नहीं आया था, ये पहले आ गए थे जापानी, राइट। इसके बाद भी इटली पहले, मुसोलिनी पहले सीन में आ गया था, बहुत सारे उन्होंने नीचे अफ्रीका की कंट्रीज में। अब इस कंडीशन में हुआ क्या, जापान ने चाइना पे हमला किया। यहाँ सिविलियन पॉपुलेशन है, इधर कोई इतनी बड़ी आर्मी थी भी नहीं, सिविलियन पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। जो केमिकल वेपन्स की हम बात करते हैं वो यहीं से शुरू हुआ, इसमें बहुत सारे जिंदा जला देने की प्रथा थी। जापानी बहुत ही क्रूर लोग थे, बहुत ही क्रूर, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वॉर क्राइम्स इस तरीके के भी होते हैं। जिंदा कब्रें, मतलब 50 लोग पकड़े, जिंदा जला दिए या जिंदा दफना दिए, समथिंग लाइक दैट। दिस हैपेंड इन मंचूरिया। अब इसको देखते हुए चाइना का एटीट्यूड देखोगे तो जस्टिफाइड लगेगा, इसका तो बदला भी नहीं ना ले पाया है वो जापान से कभी। तो ये जो वॉर है चला लंबा समय तक चला, मंचूरिया पे अटैक हुआ, इन पर्टिकुलर एरियाज पे अटैक होता है। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंज है, कम्युनिस्ट को टैकल करना है, उनके साथ लड़ाई चल रही है, जापान को टैकल करना है। तो यहाँ जो केएमटी पार्टी थी वो डिसोरिएंट हो गए, उनको ज्यादा फोकस जो है उन्होंने कम्युनिस्ट पे रखा, ऊपर जापानियों ने बहुत बड़ी टेरिटरी पे इस तरीके के वॉर क्राइम्स किए, ग्रेट वॉल को भी क्रॉस करके आए, बहुत सारी चीजें। अब इन द मीनवाइल जो पॉपुलैरिटी थी केएमटी पार्टी की वो बहुत विड्रॉ होगी, क्योंकि लोगों को दिखता है ना कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए लड़ रहे हैं, जापान अंदर घुसा बैठा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इंटरनल फाइट्स हो रही हैं, तो वो पॉपुलैरिटी कम हो गई। अब जापान ने जब 1945 में फाइनली जापान अलाइज के हाथों हार ही गया, हिरोशिमा नागासाकी हो गए हैं, जापान इज डिस्ट्रॉयड टोटली, तो यहां से विड्रॉल होता है। अब इसके विड्रॉल के बाद चाइना में वो वाली एक्सटर्नल शांति आई, लेकिन इंटरनली कम्युनिस्ट जो है बहुत पॉपुलर हो चुके थे। तो जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, मेओ जेडैंग या उस तरीके के कुछ और लीडर्स, उन्होंने एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू किया, राइट। ये लॉन्ग मार्च बोलते हैं जो कि कम्युनिस्ट बेस्ड आइडियोलॉजीज ने एक पॉलिटिकल मार्च निकाला, गांव में, शहरों में, एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ वो मार्च कंप्लीट किया जाता है। एंड यहीं से शुरुआत होती है बहुत बड़े सिविल वॉर की, जो पहले इंटरमिटेंट था ना,
फिर वो क्लियरली इट वाज अ बिग फाइट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिस्ट। अब ये मूवमेंट बन चुकी है, अब ये लीडर नहीं है, अब ये पार्टी नहीं है, इट्स अ मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट। बहुत बड़ी होगी, पॉपुलैरिटी बहुत होगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ हो गए लोग। उस पॉपुलैरिटी के चलते 4 साल ये लड़े हैं 1945 से 49 तक। 49 वाज द टाइम जब यहाँ की जो केएमटी की सरकार है, वो पार्टी की, वो भाग के एक आइलैंड पे आ गई जिसका नाम था ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान। ठीक है, अब इंटायर मेनलैंड चाइना केम अंडर द कम्युनिस्ट्स विच लेड बाय म्याओ जेडंग लेटर ऑन। म्याओ जेडंग के बारे में तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, भारत में है ना माओइस्ट, माओवादी माओइस्ट, म्याओ जेडंग की आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं। तो यहां से अब मेनलैंड चाइना कम्युनिस्ट के अंडर आ चुका है, इंटायरली कम्युनिस्ट के अंडर आ चुका है। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अपने आप को लेजिटिमेट सरकार कहते हैं चाइना की, वहां के ताइवान जा चुका है। ताइवान आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, मेनलैंड चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है। वो कहता है वी आर द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। और सुनिए, पता लगा स्टोरी लाइन थोड़ी सी। अब दूसरी बात, इंटरनेशनल गलियारे में क्या हो रहा था इस टाइम? दिस इज 1949, विश्व युद्ध खत्म हुए 4 साल हो चुके हैं। यूरोप इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वो नहीं होता फ्लैग ग्रेनेड फटता है, सभी के कान टी कर रहे हैं, कुछ नहीं सुनना। यूरोप वाज इन दैट सिचुएशन, इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। लुक एट इंग्लैंड, जर्मनी, वो जर्मन डिवाइड भी हो गया, रशियंस पहुंचे हुए हैं। ओनली कंट्री विच वाज सेन इज यूएसए टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? तो 1949 वाज द टाइम जब यूएन बन चुका है, यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ हम आज देखते हैं, यूएन बन चुका है, वर्ल्ड बैंक आ चुका है, आईएमएफ फ्रेम हो चुका है। इस तरीके के जो इंटरनेशनल ऑर्डर है कि हमने 20 साल अच्छे से लड़ाई करी, सब कुछ डिस्ट्रॉय करा, अब नया बनाने की बारी है। तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड शुरू हो चुका है। और एक और चीज, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध शुरू हो गया यूएसए और रशिया के बीच, यूएसएसआर के बीच। ये होते होते वो काम कंप्लीट हो गया। तब यूएसए इज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सिंस वेरी फर्स्ट डे। हालांकि वो एक साथ मिलके लड़े हिटलर के साथ, लेकिन यूएस की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म बेस्ड, कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स है ना। और कम्युनिस्ट इससे उल्टा चलते हैं। कैपिटलिज्म बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, मास प्रोडक्शन की, और वहीं कम्युनिज्म जो बात करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। इन ये कभी हैंड इन हैंड नहीं चल सकते। वो एक ही केस में चले थे जब ये वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे थे हिटलर के खिलाफ। तो 1949 वाज द टाइम, तब यूएसए वाज अगेंस्ट दी, कंप्लीटली अगेंस्ट दी चाइना की ये ऐसा ऐसे हो रहा है। तो ताइवान वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड। अब यूनाइटेड नेशन बना है, तो यूनाइटेड नेशन में जो चाइना का रिप्रेजेंटेशन है, ये ताइवान के द्वारा जाता था। अब आज पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 15 लोग हैं ना। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? कौन है? यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है। यही है ना 5? तो इन 5 में ये चाइना दिख रहा है आपको, ये कौन सा वाला चाइना होगा? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा या रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा? नहीं, ये ताइवान था, ये ताइवान था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। इट रिप्रेजेंटेड इन द यूनाइटेड नेशन। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना, 5 मेंबर वैसे उठाए गए, पहले कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। यूएसए ने बोला हम परमानेंट है, यूके परमानेंट है, रशिया परमानेंट है, ठीक है, बस यही लोग ध्यान रखेंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स का, और बाकी जो बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कि इसका मेन पर्पस क्या था? यूएन बनने का मेन पर्पस था कि विश्व युद्ध दोबारा ना हो, हम लड़े ना। लीग ऑफ नेशन भी इसलिए बना था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक बॉडी बनी थी ना, कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो जाए। वो 20 साल में हो गया। अब ये ठीक निकले, थोड़ा स्ट्रेच करके 70-72 साल हो गए हैं, ठीक चल रहा है अभी, अब हालात बन रहे हैं। तो अब इसमें 1970s तक रिपब्लिक ऑफ चाइना का रिप्रेजेंटेशन रहा। आज अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5वीं कंट्री, वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है, मेनलैंड चाइना ही है। बट इनिशियली इट वाज ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, टीएमके जो पार्टी रिप्रेजेंट करती थी, उन्हीं को बोला गया। अब 1970 वाज द टाइम जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंजेस आए। उनका सोल फोकस रहा जो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए रहा, ना कि चाइना इस तरीके के देशों को। तो उसके चलते इन्होंने बहुत सारे रिलेशंस सुधारे, बहुत सारे रिलेशंस बिगाड़े।
अब सुधार में ईरान आया, ईरान यूएसए के रिलेशन सुधरे हैं ना 1970 के दशक में, 80 में जाके खराब हुए हैं। और चाइना के साथ भी डिप्लोमेसी शुरुआत होती है। अर्लियर तो वो चाइना को मानते ही नहीं थे, पीपल रिपब्लिक ऑफ को मानते ही नहीं थे कि कम्युनिस्ट चाइना ने कब्जा ही किया है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी की शुरुआत होती है। पिंग पोंग डिप्लोमेसी, पिंग पोंग बेसिकली वो तो टेबल टेनिस का एक वर्ल्ड कप था जिसमें उन्होंने प्लेयर्स एक्सचेंज करे थे। बट फाइनली इसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि यूएसए ने माना कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द कंट्री, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके साथ ट्रेड के रिलेशन शुरुआत होंगे, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत होगी, और यूनाइटेड नेशन में भी जनरल असेंबली की मेंबरशिप और सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप इनको दी गई। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इकलौती कंट्री है चाइना जिसने इलेक्ट हुई है, जिसको वोट करके इलेक्ट किया। जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है प्रॉपर कि यस, आरओसी की वोटिंग, आरओसी को हटा के पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को मेंबरशिप देनी है। यूनाइटेड नेशन ओनली कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल विच वाज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इज चाइना। इंडिया सपोर्टेड इट, सभी ने लगभग सपोर्ट किया। यूएसए ने इस रेजोल्यूशन को लेके आए और इंडिया ने सपोर्ट वोट किया, मतलब एक वोट इस 190 में से हमारा भी वोट चाइना के पक्ष में था, और बाकी सारे देशों ने वोट किया और फाइनली हो गया। क्योंकि ताइवान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी किसी ने रिकॉग्नाइज उस वे से नहीं किया था जैसा होना चाहिए। तो 1970s में वो चेंज आया और रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ताइवान इज आरओसी, चाइना इज पीआरसी, मेनलैंड चाइना इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ऑफिशियल नाम आज भी ताइवान का आरओसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ही है। अगर वो उनके आप ऑफिशियल नाम पे जाएंगे तो इट्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, अब यूएसए इस बात पे एग्री किया 70s में चाइना के साथ कि ठीक है भाई, आपको रिकॉग्नाइज किया और हम आपके इंटरनल मैटर में टांग नहीं अड़ाएंगे। हम यानी कि यूएसए और उसके मित्र देश चाइना के इंटरनल मैटर विच इज ताइवान में टांग नहीं अड़ाएंगे। यहां से वो शुरुआत होती है वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका सेड कि वी कंसिडर इट वन चाइना, चाहे वो मेनलैंड है चाहे वो ताइवान है, फॉर अस इट्स चाइना। हम कोई सेपरेट रिलेशन ताइवान के साथ नहीं रखेंगे। फिर वो चाइना ने उसको प्रिंसिपल बनाया कि दिस इज वन चाइना पॉलिसी। चाइना, जो भी चाइना के अलाइड नेशंस हैं, चाइना के मित्र देश हैं, चाइना नहीं चाहता कि, गौरव मैं मेटाफोरिकली बोल रहा था, वैसे ये भी इंटरपोल पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वन चाइना जो पॉलिसी है, चाइना ने इस पॉलिसी को ऑप्ट किया कि चाइना के जो अलाइज हैं वो अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो ताइवान के लिए सेपरेट फॉरेन पॉलिसी नहीं रखेंगे। दे कंसिडर इट अ वन पार्ट ओनली। ठीक, तो बहुत कम देश हैं, 20-22 देश हैं जो ताइवान को अलग से देश मानते हैं, नहीं तो दे कंसिडर इट कि सिंगल चाइना है। तो ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं मिला पोस्ट 70s के बाद, ऐसा नहीं हुआ। वो सारा इंटायर फोकस जो है वो चाइना पे आ गया। क्लियर? इसमें यूएसए का ठीक ठीक हाथ है। अगर आप स्टोरी लाइन पे जाएंगे, पिंग पोंग डिप्लोमेसी या जो रिकॉग्निशन मिला उसमें यूएसए का सभी का ठीक ठीक हाथ है। तो आज क्या हो रहा है फिर? ये तो पुरानी स्टोरी है, वन चाइना डिप्लोमेसी तक तो आज हमने देख लिया। तो रिसेंटली जो इश्यू हुआ, अब उस टाइम तक चाइना जो था 1970s तक का जो चाइना था, इट्स द डेवलपिंग कंट्री एज इक्वल टू इंडिया। हमसे भी शायद बुरे हालात में रहा हो, क्योंकि 1950-60s में तो यहाँ वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड की थ्योरी चल रही थी, जो मेओ जेडैंग कहते थे कि रियल पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। यहाँ वो लैंड जो है वो उसको कन्फिस्केट कर लिया गया था, कम्यून्स बना दिए गए थे, बैकयार्ड फर्नेसेस की थ्योरी आ रही थी, किल द स्पैरो जैसी कैंपेन चल रही थी। मतलब काफी बेवकूफ डिसीजन भी हो रहे थे, और लाइक इन्फोर्स्ड कम्युनिज्म जो है वो चाइना में दिख रहा था। कभी नहीं लग रहा था कि 1970s का चाइना जो है वो 2010 में जाके इतना इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन जाएगा। चाइना वाज प्रो एग्रीकल्चर इकोनॉमी एट दैट टाइम। अब 1980s में लीडरशिप चेंजेस होते हैं, और 1980s के जो चाइनीज लीडर्स थे दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी। उतना इन्वेस्टमेंट 80s में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे शायद यूएस ने नहीं किया होगा जितना चाइना ने किया। चाइना शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री 1980s, और ये 1980 से 1990 तक बहुत बड़ा कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिला हमें, चाइना एज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन नहीं दिखा। लेकिन 90 दो तीन बातें हुई हैं। पोस्ट 90s क्या हुआ? एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, दुनिया भर की इकोनॉमीज में ग्लोबलाइजेशन आया।
90s में 2-3 चेंजेस हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हमने हमारी मार्केट्स को ओपन कर दिया है कि कोई भी कुछ भी हमारे देश में बेचना चाहता है तो बेच सकता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारा सामान भी किसी भी देश में जाके बिक रहा है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, व्यापार होने लगा, आदान प्रदान होने लगा, लोग भी मूव करने लगे, चीजें भी मूव करने लगी, गुड्स भी मूव कर रहे हैं, सर्विसेज भी मूव कर रही है, पैसा भी मूव कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांस कंट्री हो रही है। तो 90s में, लेट 80s और 90s में ये फ्लॉरिश कर रहा था ग्लोबलाइजेशन का आइडिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रेड रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है 95 में। एक और काम क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो गया लेट 90s में, है ना। यूएसएसआर जो रशिया का बड़ा वर्जन मान सकते हो आप, सोवियत संघ जिसको सोवियत यूनियन बोलते थे, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। उसकी पार्ट जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, रशिया श्रिंक होके छोटा सा रहेगा, और रशिया की इकोनॉमी भी बहुत बुरे हालात में चली गई। तो अमेरिका की जो लड़ाई चल रही थी ना कि कम्युनिज्म को हराना है, वो हरा दिया उन्होंने लेट 90s में। यूएसएसआर टूटने के साथ जो कैपिटलिज्म बेस्ड कोल्ड वॉर चल रहा था वो जीत गए, उन्होंने हरा दिया फाइनली। जो कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो बढ़ गई और कम्युनिज्म जो है बहुत कॉर्नर्ड रह गया कुछ देशों में जो वो चाहते थे। अब यहां से ग्लोबल वर्ल्ड पावर जो बाइपोलैरिटी थी, बाइपोलर वर्ल्ड था ना, इधर यूएसएसआर और लाइक यूएसए, वो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया कि एक ही वर्ल्ड पावर है, दैट इज यूएसए। लेकिन सीक्रेटली इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, सीक्रेटली तो नहीं, चुपचाप जो हो रहा था वो 1995 का डब्ल्यूटीओ का बनना और 1996 में 97 में साउथ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ईस्ट एशियन टाइगर्स बोलते हैं, ईस्ट एशियन टाइगर्स बोला जाता है, जैसे कि साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, इस तरीके के जो देश है, इवन ताइवान में भी कंसिडर कर सकते हैं, जापान हो गया। ईस्ट एशियन टाइगर्स बोलते हैं, ये वो इकोनॉमीज थी जहां 1960 से लेके 1966 से लेके 1996 तक दुनिया भर की जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है लगभग यही हो रही थी। ईस्ट एशियन, साउथ कोरिया का राइज इसी टाइम हुआ। साउथ कोरिया हमसे भी गरीब देश था, लेकिन आज साउथ कोरियन इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, है ना। सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है, Hyundai कितनी बड़ी कंपनी है, हमारी मतलब हाफ ऑफ द जीडीपी कैरी कर लेंगे, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बने। वो इसी टाइम पीरियड में बने, क्यों बने, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बेस्ड जितनी भी कंपनीज थी उनका जो प्रोडक्शन बेसिस था इन्हीं देशों में था। इन देशों में क्यों था, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत है, लेबर सस्ती बहुत है। तो किसी भी चीज को सस्ते में मैन्युफैक्चर करना है तो दे हैव टू गो टू ईस्ट एशियन टाइगर्स, ऐसा नोशन था वेस्ट में। अब वेस्ट के पास ही पैसे हैं, अब इंडिया में तो इतने, हमारे देशों में कहाँ इतने पैसे हैं। वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट है उनका पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग करी, यहां से सामान एक्सपोर्ट हुआ, इन कंट्रीज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। लेट 80s में चाइना वाज गेटिंग रेडी विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर। जब उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट किया, जब उन्होंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट किया, तो चाइना वाज गेटिंग रेडी फॉर दिस। अब 1996 में यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक ब्लंडर्स हुए, ये इकोनॉमीज डूब जाती है, यहाँ पे रिसेशन आता है। अब एक रिसेशन की इकोनॉमी में कोई भी काम नहीं चलेगा, तो दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना टू टेक ओवर एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ईस्ट एशियन टाइगर्स में कहीं ना कहीं थे, वो सारे लगभग शिफ्ट होके चाइना आ गए, एंड चाइना बिकेम द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 2 साल 4 साल में वो चाइना का जो जीडीपी में शेयर था इनकी मैन्युफैक्चरिंग का, वो बढ़ना शुरू हुआ। एंड दैट वाज अलार्मिंग बेल्स फॉर अमेरिका कि आगे है ना। अब ये इकोनॉमिक राइज जो है चाइना का, हालांकि बहुत पुरानी स्टोरी से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमिक राइज तब शुरू हुआ जब ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमीज में रिसेशन आता है। उस रिसेशन का फायदा उठा के शायद हम भी उठा सकते थे अगर इंडिया के पास उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर होता मैन्युफैक्चरिंग का, या हमारे लेबर लॉस ठीक होते, हमारा 1948 का कारखाना एक्ट ना चल रहा होता जहाँ पे बहुत हार्श रेगुलेशंस है किसी कंपनी को लेबर हायर करने के लिए। वो चाइना में नहीं था, चाइना में तो कोई हड़ताल भी नहीं ना कर सकता, टिएनएनमेन स्क्वायर के बाद किसी ने करी नहीं है, तो कोई ऐसे भी धरने पे भी नहीं बैठ सकता कि हमारी वेजेस बढ़ाओ या समथिंग लाइक दैट। और वो एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि लेबर हड़ताल नहीं कर रही, जी जितने पैसे दे रहे हैं आ रही है, काम कर रही है, जा रहे हैं। तो वहां से चाइना का राइज शुरू होता है। और एम्पायर इज इक्वल टू इकोनॉमी, ई इज इक्वल टू, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जिसकी इकोनॉमी बड़ी है उसकी एम्पायर एक्सपैंड करती करती है।
अगर इकोनॉमिकली चाइना स्टेबल है तो डेफिनेटली वो एक्सपैंड तो करेगा ही। तो वो 10 साल में 8-10 साल का जो टाइम था 96 ऑनवर्ड्स, 2010 वाज अ टाइम जब वो बेल्स बजने शुरू हो गए अमेरिका के कानों में या बड़े वर्ल्ड पावर्स के कानों में कि चाइना अब मिलिटरली, नेवल पावर्स या इकोनॉमिकली इतना एक्सपैंड कर रहा है कि आने वाले टाइम में हमें वर्ल्ड पावर राइवलरीज देखने को मिल सकती है। सिंस देन अमेरिका इज गेटिंग रेडी कि हमें इंडो पैसिफिक के थिएटर में कहीं ना कहीं जाके इनसे कन्फ्रंटेशंस तो करने हैं। आज अगेन 12 साल बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, जो अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स हेड थे, उन्होंने नाम भूल गया मैं उनका, या पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन किस लेडी ने लड़ा था? हाँ, हिलेरी क्लिंटन ही थे शायद, उन्होंने पहली बार टर्म कॉइन करी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक शब्द बोला जाता है कि चाइना ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से छोटे छोटे आइलैंड्स को इंडो पैसिफिक ओशियन में डेवलप कर रहा है। 2008-9-10 की बात है जब पहली बार अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने इसको एक्नॉलेज करा कि चाइना जो है वो नेवल कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी नाम दिया गया इसको, कि इसको काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शिपिंग लेन्स को ये गड़बड़ करेगा। वहां से लेके आज तक धीरे धीरे, उस टाइम अमेरिका वाज एंगेज्ड इन दी ऑयल डिप्लोमेसी इन, आप वेस्ट एशिया देख लीजिए, इराक है, ईरान है, या अरब कंट्रीज हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, उनको आजादी देने में लगे हुए थे लोग ऑयल डिप्लोमेसी के चलते, क्योंकि ऑयल के रिसोर्सेज चाहिए थे। 2014-15 ऑनवर्ड्स इन्होंने वहां अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करके दे फोकस्ड एंटायरली इनटू इंडो पैसिफिक रीजन। जब क्लियर हो गया कि चाइना विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर, तो इसको कैसे टैकल करना है। अब की जो बात है ये उसी एक स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स में है कि ताइवान को इंस्टिगेट करा जा रहा है, ताइवान को एज अ म्यूल वहां पे यूज कर रहे हैं बोथ चाइना एज वेल एज यूएसए अपने अपने इंटरेस्ट्स के लिए। अब देखने लायक बात ये रहेगी कि ताइवान का यूक्रेन वाला हाल करके यूएसए छोड़ के जाता है, या ये लड़ते हैं आपस में, या मिल बैठ के बातें रिजॉल्व कर ली जाती हैं। लेकिन अगर इस फियर में कहीं भी इस एरिया में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होती है तो एक बात बड़ी श्योर है कि आप जो मार्केट में जाते हो, शॉप पे मोबाइल फोन खरीद के आ जाते हो, इस पे ना वेटिंग लिस्ट हुआ करेगी। 1.5 साल फोन नहीं मिलेंगे अगर इस एरिया में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो गया। दुनिया भर की जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो 90% जो रिसोर्स है वो इसी एरिया से आता है ना। फिर हमारे जितने भी सेमी, आज कहाँ यूज नहीं होता, आप ऑटोमोबाइल देख लीजिए, कौन सी ऐसी कार है जिसमें वो कंप्यूटराइज चिप्स यूज नहीं हो रही हैं, कौन सी ऐसी डिवाइस है, गैजेट्स, आपकी स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, घर में बैठी एलेक्सा या आपके इंटरनेट मोडेम्स, सब कुछ है ना। तो वो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका जो बेस सेमीकंडक्टर चिप्स है, उनका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं अभी तक, तो कम है। इस एरिया में कन्फ्लिक्ट बहुत मल्टी फेज्ड प्रॉब्लम लेके आएगा। जैसे यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट दो चीजें लेके आया था। क्या लेके आया था? पहली फ्यूल का क्राइसिस था, प्राइस बढ़ गए ऑयल के। दूसरा फूड का क्राइसिस था, एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़ गए और व्हीट के प्राइस बढ़ गए, बार्ले के प्राइस बढ़ गए। मोरलेस फूड एंड फ्यूल का क्राइसिस था। यहाँ पे वो क्राइसिस आएगा इकोनॉमिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड। तो वो देखने लायक बात है अब क्या होता है। जैसे चाइना ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं ताइवान पे, वो भी इसको इम्पैक्ट करेगा, इसके ट्रेडिंग पैटर्न्स को। बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना से आती हैं, उनमें ताइवान का जो मटेरियल यूज होता है। इट्स दी ग्लोबल वैल्यू चेन ना, वैल्यू चेन, वैल्यू प्रोडक्ट्स ही बनते हैं आजकल। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश किसी एक प्रोडक्ट को इंटायरली बना रहा है। हर एक कंपोनेंट जो है वो किसी न किसी कंट्री से आता है या किसी फाइनल कंट्री में। मैंने अब मोबाइल फोन्स की बात है, कुछ कंपोनेंट है चाइना से आते हैं, कुछ कंपोनेंट है ताइवान से आते हैं, कुछ कंपोनेंट है कोरिया से आते हैं। वो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, हमारी असेंबलिंग हब्स है, जैसे गुड़गांव में है या नीचे हैदराबाद में, वहां पे हमारी लेबर जो है वो उनको असेंबल करती है। इंडिया में असेंबलिंग हो रही है ना फोन्स की, अब मेड इन इंडिया जो फोन देखते हैं वो असेंबलिंग हो रही है। अब हमने भी है असेंबलिंग हब्स बना दिए हैं, कार्गो एयरपोर्ट्स दे दिए हैं सो दैट कि उनका ट्रांसपोर्ट जल्दी हो जाए। अब दुनिया भर में जो फोन बिकते हैं वो 4 कंट्री से आते हैं। अब एक फोन में 4 कंट्रीज के प्रोडक्ट लगे हुए हैं। दिस इज ग्लोबल वैल्यू चेन, वैल्यू चेन प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग इनको। तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन डिस्टर्ब हो जाएंगे इस एरिया की। तो वहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने का डर है, या जो हमारे डिपेंडेंस है उसको इधर उधर देखना पड़ेगा कैसे। लेकिन वो स्पेकुलेशन है, अब हम तो जी ही रहे हैं हिस्ट्री में। इसको जब बाद में पढ़ा जाएगा ना इन इवेंट्स को, जब मैंने आपको मंचूरिया का अटैक पढ़ाया तो थोड़ा खतरनाक दिखता है। रशिया यूक्रेन आपको बड़ा कॉमन लग रहा है,
लेकिन ऐसे ही इवेंट है, जब ये लिखे जाएंगे ना तो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेगी हिस्ट्री इन चीजों को। जैसे कोविड-19 आपको बड़ा आम सा लगता है, ब्लैक डेथ कोई बढ़ाता लगता है पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि आप एक बहुत टाइनी पार्ट में जी रहे हैं, दुनिया की ब्रॉडर पिक्चर आपके पास नहीं है। हमें आसपास दिख रहे हैं कि 10 लोग बीमार हुए थे, 9 तो ठीक हो गए। सिमिलरली वाटरशेड इवेंट होते हैं हिस्ट्री में, बाद में पता चलता है जब इसको एज अ हिस्ट्री पढ़ा जाता है। अब तो हम जी रहे हैं, जीने में हमें आम ही लगेंगी चीजें। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है, बेसिक्स आपको पता लग गए। चाइनीज हिस्ट्री में सिर खपाई करने की जरूरत नहीं है, पता लग गया ताइवान कैसे बना था। आम सिर्फ दो पार्टी थी, लड़की एक एक ताइवान चली गई, एक चाइना रह गई, कम्युनिस्ट चाइना रह गए, वो बन गया। अब अमेरिका के साथ इश्यू क्या हुआ वो आपको पता लग गया, मोटी मोटी स्टोरी। इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ी लड़ाई अभी यही रहेगी, अदर देन जो बाकी चैलेंजेस हैं, क्वाड कैसे बना, या जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हमने बनाए, या पैसिफिक ब्लू ओशन के पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल है, वो हमें देखना है। वो हम लोग देख लेंगे आने वाले दिनों में। अब बात तो होगी, क्वाड की मीटिंग भी बुलाएगा। अगर लड़ाई होती है तो फिर तो इंडिया को भी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हम जी क्वाड का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है वहां पे, या कन्फ्रंट्रेशन। अगर वहां यूक्रेन वाला हाल किया तो फिर ताइवान के जूते पड़ेंगे, अमेरिका हथियार बेचता रहेगा अपने की, ये लो ये बड़ी मिसाइल, छोटी मिसाइल टाइप। तो वो पेपर से पहले पहले कंक्लूजन निकल आएगा कि कितना हमें पढ़ना है। बेसिकली इंडो पैसिफिक में इंटायरली हमें देखना है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत क्या कर रहा है। क्वाड है, क्वाड प्लस बनाया, या IFFF भी बनाया, या ऑस्ट्रेलिया को हमने कुछ वेपन्स दिए, ऑकस बोलते हैं उसको, UK US, ये जो कुछ डील्स हैं, इनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पार्टनर्स इन पैसिफिक, वो सारी चीजें देखनी है हमें। वो इन अपकमिंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम लोग कर लेंगे, एक एक दो दो चीजें जो न्यूज में आती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, मैंने इसलिए बताया कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर कल को आप देखोगे कि US चाइना क्यों इतना फ्रंट है, चाइना का राइज कैसे हुआ, ईस्ट एशियन टाइगर्स की बात आई, तो वो सारी चीजें आपकी क्रोनोलॉजी में फिक्स होगी तो चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक, तो आगे चलते हैं जी। ये पिंग मैंने लिख दी सारी बातें जो मैंने आपको ओरली बोल के बताया, उसका शब्द शब्द लिखा हुआ है जो पढ़ने लायक है ना। पिंग पोंग डिप्लोमेसी की बात है, या कैसे चाइनीज सिविल वॉर स्टार्ट होता है, वन चाइना पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन। अपार्ट फ्रॉम दैट वील एक मिसाइल की बात करेंगे, दैट इज हेलफायर R9X। अल-कायदा के एक ओसामा बिन लादेन के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद, जो अल-कायदा को लीड कर रहे हैं, विच इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन अफगानिस्तान मोस्टली, तो उनके लीडर को मार गिराया एक मिसाइल को यूज करते हुए, जो कि बहुत न्यूज में चल रही है क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है आम मिसाइलों से। हेलफायर R9X। हेलफायर मिसाइल्स वैसे अमेरिकन मिलिट्री के पास बहुत पुरानी है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। अब उसके बहुत मॉडिफाइड वर्जन आ गए। इसमें नया क्या हुआ कि एक्सप्लोजन नहीं होता, इस मिसाइल में एक्सप्लोजन नहीं होता, एक्सप्लोजिव्स नहीं है। इसका नया फीचर क्या है कि इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, और वो ब्लेड्स फायर होते हैं। इट्स फॉर द प्रिसीजन अटैक। इट्स ये मिसाइल सिविलियन डेथ्स को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है। जब हमारे पास एक टारगेट है कि देर आर लाइक वन टारगेट, हमें इसे हिट करना है, तो इसके आस विस्फोट करने की जरूरत नहीं है इसके आसपास। ये मिसाइल डायरेक्टली लाइक उस पे इन ब्लेड्स को फायर करेगी और उसको पीसेस में कट कर देगी। अब ये ब्लेड्स, ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि बिल्डिंग्स को भी पेयर्स कर सकती है, ये कार को भी पेयर्स कर सकती है, कोई भी मेटल है उसको पेयर्स करके सामने वाले टारगेट को मार सकती है। तो इट्स लाइक अमेजिंग थिंग फॉर दी जो वेपन्स में वो रखते हैं। वैसे तो चलो हथियार है, अमेजिंग कैसे हो सकता है, जान तो किसी की जा ही रही है इवेंचुअली। चलो वो बंदा ऐसा था जिसने बहुत सारे लोगों को मारा। तो इसको ड्रोन माउंटेड है, जो प्रेडेटर ड्रोन्स है उन पे माउंट करके, यानी कि ड्रोन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स रिमोटली कंट्रोल्ड है, ड्रोन पे माउंट किया, बंदा लोकेट किया, उसकी बालकनी में जाके उसको मार रहा था। बालकनी में बाहर आया था सुबह अंगड़ाई लेने, तो गॉन। अब बोला ऐसा जा रहा है कि ही वॉज कट इन टू पीसेस। ना तो इस मिसाइल का कोई ट्रेस मिला, लगभग बर्न होगी, और सिर्फ ब्लेड्स मिले, और ना उस बंदे का कुछ मिला। इट वॉज ऑल ब्लड। और दैट बालकनी ऑफ द हाउस जिसमें वो खड़ा था, इट वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और किसी की भी जान नहीं गई, धमाका भी नहीं हुआ। तो दैट्स वाई हेल फायर R9X एक दो बार पहले भी इस्तेमाल हुआ इसका, लेकिन पॉपुलर अभी ज्यादा न्यूज में आई। तब वी डोंट नो ना किसके पास क्या निकले। 1945 में जापान को थोड़ी ना पता था अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब है ना। उनको पहली बार विश्वास भी नहीं हुआ हिरोशिमा में।
फिर 2 दिन बाद नागासाकी में दिखाया उन्होंने, फिर माना, फिर माफी मांगी उन्होंने कि बस अब हो गया, वी आर सरेंडरिंग। तो वी डोंट नो दी सुपर पावर्स अमेरिका जो है, वी डोंट नो अब इनके पास क्या है। वो तो किसी बड़ी कंफ्लिक्ट में दिखेगा। वाई दे आर सो कॉन्फिडेंट डिस्पाइट इकोनॉमी अमेरिका की खड्डे में जा रही है, फिर भी वो पंगे ले जा रहे हैं। क्या जरूरत थी ताइवान आने की, सब ठीक तो चल रहा था। चली तो गई, अब क्लेश तो हो गया। इट्स सिंबॉलिक, कुछ हुआ थोड़ी ना आके, ऐसा भी नहीं होगा कि ताइवान को हथियार ही देके चली गई या मतलब क्लेम ही होगा। इट्स द सिंबल, सिंबॉलिक विजिट की वी आर एक्नॉलेजिंग कि ताइवान कुछ है, रिपब्लिक ऑफ चाइना कुछ है। दैट्स द एक्नॉलेजमेंट कमिंग फ्रॉम द डिग्नेटरीज जो उन्होंने विजिट करा। अब जो बाइडन भी मुकर गया कि मैंने तो नहीं भेजी थी। अब ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ होता फिर तो कोई मतलब, ये तो पूरे के पूरे प्लेन्स गायब कर देते हैं। अगर अमेरिकन इंटरेस्ट के कुछ खिलाफ जाता है तो MS-370 कभी मिला किसी को, कहाँ गया? 300 लोग भी थे उसमें। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनकी नॉलेज के बाहर ही कोई आ गया कि हमारा एक पॉलिटिशियन था, पता नहीं घूमता घूमता ताइवान उतर गया, हेलो हाई करके वापस आ गया। ऐसा नहीं होता। वो कहने लायक बातें हैं, बैकग्राउंड पे बहुत कुछ चलता है। तो बस इसका नाम पता कर लेना, R9X जो मिसाइल है, दैट वाज लाइक, कई बार ऐसी ऐसी हेल फायर R9X न्यूज में चल रहा था क्या है। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे फायर होने लायक मिसाइल है। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें ब्लेड सिस्टम यूज होता है और ये विस्फोट नहीं होता, तो सिविलियन डेथ, कोलेटरल डैमेज कम होता है। टारगेटेड एक बंदे को मारना है तो एक को मार के आ जाएगी। ठीक है। प्रीडेटर बी ड्रोन्स है, इन ड्रोन्स पे माउंट होती है, और ये वो ड्रोन है जो इंडियन आर्मी ने भी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी 30 का ऑर्डर दे रखा है कि हमें भी चाहिए। मिसाइल नहीं, ड्रोन, सिर्फ जिस पे माउंट करके भेजी थी। और ये डील ऑल द होल्ड पे अभी, ऐसा नहीं कि मतलब ये होगी नहीं, लेकिन ऑन होल्ड है। वी आर कंसिडरिंग सस्ते ऑप्शंस जो इजरायली बेच रहे हैं, जो कि एज इक्वल पावर देते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते में निपट जाए। 10-10 ड्रोन चाहिए नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री के लिए। बट हाँ, हो सकती है। प्रेडेटर ड्रोन्स हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिका के पास बहुत एडवांस्ड हॉक सीरीज के ड्रोन्स भी हैं, जो वेस्ट एशिया में ज्यादातर यूज हुए, सीरिया में यूज हुआ, इराक में यूज हुआ, वहां पे। तो वो उन्होंने रिटायर ही कर दिए हैं, क्योंकि अब वेस्ट एशिया में अमेरिका का कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट है नहीं। दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रशिया, वो यूक्रेन वाला इशू और इंडो पैसिफिक वाला इशू। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट न्यूज, लास्ट वाली वैसे बहुत छोटी है, कि यूरोपियन यूनियन ने ना क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन इशू करा। तो दो चीजें मुझे देखनी है यहाँ पे। पहली बात कि मैं, अपने देश में इतने बिल्स पास हो रहे हैं, मैं यूरोप में क्यों इंटरेस्टेड हूँ? पहले तो कभी नहीं मैंने बताया कि यूरोप ने एक बिल पास करा और चलो लिखो बच्चों नोट्स बनाओ, तो इस पे क्यों? और दूसरा, ये क्रिप्टो करेंसी क्या इशू? क्रिप्टो करेंसी, आप कुछ लोगों ने तो शायद मेरा पिछला सेशन लगाया होगा, CC पे मैंने कराया था। वैसे अदर देन जो नए हैं, वो मुझे बता सकते हैं आप क्रिप्टो करेंसी से क्या समझते हैं? कोई इन्वेस्टर है, क्रिप्टो इन्वेस्टर है, पैसे लुटा के बैठा है कोई? ओके, ठीक है जी। कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करते हो आप? ठीक है, तो कौन से एक्सचेंज पे काम करते हो आप? NSC, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो क्रिप्टो में नहीं करता बेटा। कोई मुझे बता सकता है एनी बेसिक व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी? तो देखो, क्रिप्टो करेंसी वैसे तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इकोनॉमी में पढ़ते हैं। एक डिटेल टॉपिक रहता है जहाँ पे आपको वही बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि मनी क्या होती है, वेल्थ क्या होता है, करेंसी क्या होती है, लीगल टेंडर क्या होता है, हमारी करेंसी कैसे काम करती है, फिएट करेंसी क्या होती है, टोकन करेंसी क्या होती है। फिर हम लोग डिजिटल टोकन्स पे जाते हैं कि डिजिटल करेंसीज क्या है। फिर क्रिप्टोग्राफी पे चलने वाली डिजिटल करेंसीज क्या है। तो इट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द मनी, है ना। इन शॉर्ट, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं आसान भाषा में समझे, तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि जैसा इन्होंने बोला है कि ये वर्चुअल मनी है, डिजिटल मनी है, कोड से क्रिएट हुई है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे जो नेटवर्क है वो पीयर टू पीयर कनेक्शन है। नॉर्मली हम लोग, हमारे वाले मनी के केस में क्या है, आपकी मनी डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। आपकी जेब में जो नोट है वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इट वॉज इश्यूड बाय अ थर्ड पार्टी। अगर आपने उनकी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, इट विल बी प्रोसेस्ड बाय अ थर्ड पार्टी, है ना। RBI का रोल है, आपके बैंक का रोल है। अगर आपने A अकाउंट से B अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आपका बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा ना, आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। बैंक हुआ तो RBI भी इन्वॉल्व होगा।
आरबीआई हुआ तो नेशनल पेमेंट जो एनपीसीआई है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, तो देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, डायरेक्टली पीयर टू पीयर काम करती है। ये बात याद रखनी है, कैसे करती है वो इकोनॉमी में समझाऊंगा। और तीसरी बात, अब डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं है। इट्स इनक्रिप्टेड इन अ वे कि एक कॉइन को 2 बार स्पेंड नहीं किया जाता, जैसे कि नॉर्मल डिजिटल करेंसीज के केस में हो जाता था। पहले भी डिसेंट्रलाइज करेंसीज आई हैं, एक ही कॉइन को बार बार रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट करके लोग स्पेंडिंग करते थे। तो यहाँ एनोनिमिटी भी मेंटेन रहेगी, एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं भी जानता तो भी काम हो जाएगा। और इनक्रिप्टेड है, यूनिट ऑफ करेंसी को सिग्निफाई करता हुआ उसकी यूनिट को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी को एक कॉइन दे रहे हैं, उस कॉइन की एक यूनिक वैल्यू होगी, इनक्रिप्टेड होगा और ऑथेंटिकेटेड होगा कि सच्ची कॉइन है। झूठा कोई वर्चुअल टोकन नहीं बना के दे रहे हो आप। जैसे कोई साइबर एरिया से है तो वो मेरी बात को ज्यादा समझ पाएगा। इन शॉर्ट, आप नहीं भी समझ आ रहा है, ये मानिए कि इनक्रिप्टेड है, इसमें चोरी ठगी का मामला नहीं है, नकली नोट्स नहीं आएंगे। डुप्लीकेट करेंसी से आप फिजिकल करेंसी में काउंटरफेट करेंसी आ जाती है ना, तो डिजिटल में भी काउंटरफेट आ जाती है, लेकिन इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये एनक्रिप्टेड। 3 चीजें। और ये एक टेक्नोलॉजी पे चलती है जिसका नाम क्या है? ब्लॉकचेन। बस इतनी बात समझिए, बाकी यूज केस में हम लोग जाएंगे, टोकन क्या होते हैं, एनएफटी क्या होते हैं। अब न्यूज जो है वो ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। न्यूज है ये है कि यूरोप ने एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन पास किया है, यूरोपियन यूनियन ने, जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात करता है। ये ऐसा एसेट है जो कि बिना किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस के ट्रांस कंट्री, ट्रांस बाउंड्रीज ट्रांजैक्ट हो रहा है और इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो रही है, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं लोग, इससे अपनी डे टू डे परचेजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या इससे बहुत लग्जरी आइटम्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस नेटवर्क पे चल रही हैं। यानी कि इसको एज अ मनी लोग कंसिडर कर रहे हैं। आपके पास 4 बिटकॉइन पड़े हैं, एक बिटकॉइन आज कितना है? अभी 20 लाख का है ना, 20-22 लाख का। तो इट टर्न्स आउट टू बी 5 बिटकॉइन इज 1 करोड़। तो अब 1 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है तो आप 5 बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं सामने वाले को, और ये बिटकॉइन कहीं भी ट्रेस नहीं होंगे, ना तो आरबीआई को पता लगेगा, ना टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगेगा, ना वगैरह वगैरह। सिटीजन्स के लिए तो बहुत लिबर्टी हो गया, सरकार के लिए ये थोड़ी समस्या है। तो इस वजह से इनको रेगुलेट कर पाना बहुत सही है। बिटकॉइन 20 लाख का होता देख के सभी लोग कूद पड़े हैं कि हमें भी यहाँ से पैसे कमाने हैं। देयर वर पीपल जिन्होंने 2-2 रुपए में बिटकॉइन खरीदे 2008 में, है ना, आज वो 20 लाख का हो गया, 60 लाख का भी हो गया था पिछले साल। तो अब उसको देख के इसमें शॉर्टकट में पैसे कमाने वालों की भीड़ है, बहुत लोग इसकी ट्रेडिंग में आ रहे हैं। बहुत सारी करेंसीज नई आ गई, सिर्फ बिटकॉइन एक करेंसी नहीं है। देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो मार्केट में फ्लैश कर रही हैं, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, भाग भी जाते हैं, या जिसकी वैल्यूज क्रैश कर जाती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जब क्रिप्टो करेंसी क्रैश होता है तो लगभग 80% पोर्टफोलियो लोगों का उड़ गया, कि किसी ने 1 लाख लगाया तो 20,000 बचा, वो भी नहीं बचा बहुत सारे लोगों का, है ना। तो एक करेंसी थी टेरा लूना, 2 कॉइन्स थे, वैसे स्टेबल कॉइन्स बोलते हैं, टेरा लूना ना, तो 98% क्रैश हो गया। 1 लाख लगा तो 2,000 बचा, है ना। तो इस तरीके के जो क्रैशेस हैं, अब इनसे लोगों को बचाना है। इसके फायदे हैं जो ठीक है, इस तरीके के जो ठगियां हो रही हैं, इस तरीके का लॉस हो रहा है। अब घर बेच के जिसने पैसे लगाए थे कि वो 50 गुना हो जाएंगे, उसका सब कुछ ही उड़ गया। हुए भी हैं लोगों के 50 गुना, लेकिन वही इन्वेस्ट होके उड़ भी गए। तो अब द पॉइंट इज, यूरोप हैज कम अप विद द रेगुलेशन विद द नेम ऑफ रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म है माइका। बस मुझे इस नाम से इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल हुआ था, किसी को याद है क्या था वो? जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन थे ना, जब वो जीता था एज अ प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो एक कंपनी थी, पोल एनालिस्ट, इलेक्शन एनालिसिस करने वाली कंपनी थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। उसने फेसबुक का बहुत सारा डेटा चुराया, ट्रंप हेटर्स को प्रो ट्रंप एडवर्ड्स दिखाने के लिए। ट्रंप को जिताने में ठीक ठाक बड़ा हाथ था उनका। तो वहां से ना एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है डिजिटल स्पेस में प्राइवेसी का, कि डिजिटल कंपनीज, गूगल, फेसबुक,
Amazon या एप्पल, ये बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। अब आप गूगल के पास देखिए ना, आपके पास मोस्टली एंड्रॉयड यूजर्स है यहाँ, तो आपका फिंगरप्रिंट, आप कैसे दिखते हो, आपकी शक्ल, आपके रिश्तेदारों के क्या नाम है, गूगल फोटोज में जाके कभी सर्च करके देखना ना, कैसे पहचानता है आपको वो। ब्लर से ब्लर फोटो में भी आपको पहचान लेगा कि ये तेरी फोटो है ना। आपके घर वाले नहीं पहचानेंगे एक टाइम पे पुरानी फोटो को, वो पहचान लेगा, है ना। आप अपना फोन बड़ा खुश होकर फिंगरप्रिंट से ओपन करते हो, तो आपकी बायोमेट्रिक्स भी है वहां पे, फेस रिकॉग्निशन है, बायोमेट्रिक्स है, आप कहाँ जाते हो, राइट, लोकेशन लॉग भी है ना, कि इस रेस्टोरेंट पे गए, आपने इसको इतने स्टार दिए, यहाँ बैठे, गूगल पे सर्च क्या कर रहे हो शाम को बैठ के, इनसिक्योरिटीज क्या है आपकी, वो सबसे अच्छा आपको वही जानता है। अब उस डेटा का मिसयूज भी तो हो सकता है। जब साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है, आपको एड्स दिखाए जाते हैं, वो आपको सुन भी रहा है जानने के अलावा, अपने फोन के पास बैठ के कुछ भी चलाना है ना, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट चलाना, 15 मिनट में टी शर्ट की ऐड आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो सुन भी रहे हैं आपको, भले ही आप माइक बंद कर लो तो भी सुन रहे हैं वो, क्योंकि आप फोन ही उनका यूज कर रहे हो, गूगल का एंड्रॉयड उन्हीं का है, वो उनको पता है बैकडोर एंट्रीज कैसे हैं। उनका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर एड्स बिकनी बंद होगी तो उस सेंस में प्राइवेसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा 2016, मतलब 2014-15 की बात है। तो तब यूरोप हैज कम अप विद अ वेरी लैंडमार्क लेजिस्लेशन, अगेन दैट वाज जीडीपीआर, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। अब इसको बेस मान के लगभग हर एक देश ने अपना डेटा लेजिस्लेशन बनाया। हमने भी 2017 में कमेटी बनाई, हमने भी, वो पुट्टुस्वामी केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि भाई लॉ बनाओ, जीडीपीआर जैसा लॉ बनाओ, जैसा यूरोपियन यूनियन ने बनाया वैसा आप बनाओ, इंडिया का जीडीपीआर होना चाहिए। और उस पे फिर बीएन श्री कृष्णा कमेटी बनी थी, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी का वो बिल ड्राफ्ट किया, हालांकि वो अभी तक पास नहीं हुआ। लेकिन 2016 यूपीएससी प्री ने ये सवाल हमसे पूछ डाला कि जीडीपीआर रेगुलेशन किससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन वाज द आंसर। सिमिलरली अब यही इतना ही बड़ा जो झंझट है वो क्रिप्टो मार्केट्स का है। तो क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे बड़ा लैंडमार्क लेजिस्लेशन आया वो इनका है। अब इसको ये माइका लेजिस्लेशन बोलेंगे, MICA। क्वेश्चन विल बी वेरी बेसिक, अब ये नहीं हमें इसके डिटेल्स पढ़ने का करना है, इन्होंने ये वही 3-4 चीजों पे काम कर रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, सरकार के गवर्नेंस के क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, और डिसेंट्रलाइज्ड भले ही है लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल इन्होंने टेरा लूना का भी दिया हुआ कि इतनी डूब गई, तो उन्होंने कुछ डिस्क्रिपेंसीज करी थी कि हर एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी है ऐसे बिना वर्चुअल कॉइन्स सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट किए बिना ऐसे वर्चुअल कॉइन्स इश्यू नहीं करेगा, ऐसा इनका मानना है, जो कि बहुत रिक्वायर्ड स्टेप था। इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट बैन या इंस्टेड ऑफ हम लोग हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दे जैसा भारत में हुआ, हमें इनको रेगुलेट करना होगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बचा नहीं जा सकता, उसके यूज केस करेंसी से बाहर भी बहुत ज्यादा है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम विल बी रेवोल्यूशनाइज्ड विद द ब्लॉकचेन ओनली, है ना। जो आज हम देखते हैं ट्रांजैक्शन सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत महंगा है, टाइम टेकिंग है, एनर्जी टेकिंग है। अगर उसको ब्लॉकचेन पे करेंगे तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता पड़ेगा। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में ब्लॉकचेन आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग इट, हमें इसको एम्ब्रेस करना है, हमें इसको क्या करना है जी, रेगुलेट करना है, धक्का ना हो किसी के साथ। तो वो काम यूरोपियन यूनियन ने शुरू कर दिया है। फॉर अस एज ऑफ नाउ, कि भारत में अगर कोई रेगुलेशन आता है तो हम पढ़ लेंगे कि वो क्या है। एज ऑफ नाउ हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि ये गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि ये बार बार नहीं आएंगी पेपर में। जून में आई थी अभी आज द हिंदू ने एक आर्टिकल लिया है, या एक आध कोई और आर्टिकल ले लेगा, या भारत में कोई कमेटी बनती है तो वो इसको साइट करेंगे कि यस यूरोपियन यूनियन में। तो माइका गाइडलाइंस या माइका रेगुलेशंस किससे रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन है, और दूसरा यूरोपियन यूनियन इसको बना। दो बातें याद रखनी है। वैसे वो जीडीपीआर था किससे, डेटा प्राइवेसी, यूरोपियन यूनियन, ये वाला है क्रिप्टो करेंसी एंड यूरोपियन यूनियन। तो इसलिए मैं लेके आया क्योंकि ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चन चले आ रहे हैं। वन लास्ट थिंग, दैट इज एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। ये वही इंडो पैसिफिक में जगह जगह जाके हम लोग करते हैं ना अपनी पावर का शो, और आपस में कैसे कि कल को मिलके लड़ना पड़े तो पता तो हो ना इनके जहाज कैसे उड़ते हैं, या कौन से कोड्स पे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी अगर कॉपरेट हमें करनी है। तो वी आर लाइक हर एक देश के साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में पड़ता है उनके साथ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बोलते हैं, रैफ। ये भी कई बार नाम आ जाता है, कुछ देशों की ना फोर्सेस के नाम डिफरेंट है।
जैसे हमें लगता है हमारा अगर इंडियन एयरफोर्स है तो सभी का अपना अपना पाकिस्तान एयरफोर्स, चाइनीज एयरफोर्स, जैसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स या रॉयल एयरफोर्स जो है वो इंग्लैंड की है। जर्मनी की एयरफोर्स का नाम क्या है? तो जो न्यूज में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, मैचिंग क्वेश्चन डाल दिया था, किसी स्टेट ने डाला था, यूपीएससी में तो ऐसे हरकतें होती नहीं, स्टेट कर देते हैं। तो जो चीज सामने है उसको जरा देख लीजिए, ये आप दिख ही रहा है। तो इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, 16 अदर देश इसमें आ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स भी गई है। इसका नाम है पिच ब्लैक, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। क्वेश्चन क्या, कहाँ कंफ्यूज करेगा आपको? इसका टाइप पूछ सकते हैं, कौन है जी, नेवी है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। दूसरा देश पूछ सकते हैं किसके साथ हुई, बायलैटरल मल्टीलैटरल पे भी कंफ्यूज कर सकते हैं। बायलैटरल क्या है, दो देशों के बीच होती है, मल्टीलैटरल मल्टीपल देशों के बीच होती है। तो स्टेटमेंट वाइज वो बायलैटरल पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे, मल्टीलैटरल पे कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, बाकी जैसे देश रट्टा मत मारना, वैसे देख लेना एक बार। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, फिलीपाइन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, यूके, यूएस। प्राइमरली वो देखोगे जिनकी चाइना से ठीक नहीं बनती वो सारे ही हैं, राइट। बाकी भी इस एरिया की एक्सरसाइज होती है, जैसे ऑस्ट्रा हिंड करते हैं हम लोग, आर्मी, इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के साथ। उसके बाद ऑसिनडेक्स होता है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ, इनके साथ ज्वाइंट मल्टीलेटरल भी करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार में यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ये क्वाड की कंट्रीज ही हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कि चाइना के खिलाफ हमने बनाया, 4 देश, ये वो है जिनमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलिटरली एक्सरसाइज करता है, मतलब डिफेंस की एक्सरसाइज करता है, चाहे वो नेवी की है, चाहे वो एयरफोर्स की है, या वो मिलिट्री की है। ठीक है, तो ये वाली मिलिट्री की है, ये वाली नेवी की है, और पिच ब्लैक जो है वो एयरफोर्स की, मल्टीलेटरल है। ये दोनों बायलेटरल है। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम ले लेते हैं।